हमारे देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2,95,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा है, जो बहुत ज्यादा डरावना है। तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्या उद्धव ठाकरे आज करेंगे संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान? उद्धव सरकार के मंत्रियों के कल के बयान के बाद अटकलें तेज हैं कि आज शाम उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता तांडव। क्या फेल हो गया ब्रेक द चेन अभियान? क्या महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। कोरोना के आंकड़ों ने महाराष्ट्र को फिर से डराना शुरू कर दिया है। यूं तो कोरोना के रोजाना केस में महाराष्ट्र शुरू से ही सबसे आगे रहा, लेकिन 14 अप्रैल की रात से जारी कोरोना कर्फ्यू के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की चेन पर ब्रेक नहीं लग पाई है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 17 अप्रैल 56,783 नए केस, 419 मौतें। 18 अप्रैल 68,631 नए केस, 503 मौतें। 19 अप्रैल 58,925 नए केस, 351 मौत। 20 अप्रैल 62,097 नए केस, 519 मौत। दैनिक केस का आंकड़ा लगातार 60,000 के आसपास बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के लिए यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। संकेत मिल रहे हैं आज शाम उद्धव ठाकरे लॉकडाउन जैसा सख्त ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकारी स्तर पर एक तरह लॉकडाउन की सहमति बन चुकी है। आज सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर अफसरों से बात करेंगे, तभी कोई फैसला लेंगे। अब आज मुख्यमंत्री कई ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे। किस तरीके से इस लॉकडाउन को लगाना है या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। और आज शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को अनुमति है, लेकिन साफ नजर आ रहा है जो उम्मीद की गई थी वो कोरोना कर्फ्यू से पूरी नहीं हो रही है। जहां डिसाइसिव होना है वहां सीएम साहब ने खुद डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जो भी निर्णय लिया है हम यही कहते आए हैं कि इसमें राजनीति ना करें, इसमें पॉपुलिज्म की बात ना करें। ये पॉपुलिज्म के बारे में नहीं है, ना किसी की इमेज के बारे में है, ये हमारे राज्य के बारे में है, देश के बारे में है, लोगों के बारे में है। और जहां जहां हमें ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़े जो लोगों के हितों में है, लोगों के हित में है, कोई भी उसका विरोध करे, हमारी कोई भी आलोचना करे, हम लोगों के हित में बात करेंगे और उनके हमारी जो परम ड्यूटी है कि उनको सेव करें, उनको बचाए, वो हम करते जाएंगे। मुंबई में कोरोना का संकट विकराल होता जा रहा है। कल तलोजा के वृद्धाश्रम में कुल 56 बुजुर्गों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया। उधर पनवेल में 2 बुजुर्गों की कोरोना से मौत हो गई और 14 को गंभीर स्थिति में अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक तरफ कोरोना डरा रहा है तो दूसरी तरफ इस आपदा में लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सूबे की जनता के सामने मुखातिब होने वाले हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को नकली कोविड सर्टिफिकेट बनाकर देते थे। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया। जब 2 लोगों से छानबीन की गई
तो उनसे एक लैपटॉप और मोबाइल भी उनसे बरामद हुए। ये भी बात पता चली इसमें कि यह 2 लोग उस वक्त में इस तरह से कोविड-19 के लिए जो आवश्यक आरटीपीसीआर टेस्ट है उसके बनावट या फर्जी तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट बना रहे थे। कोरोना महामारी का संकट बढ़ा है। जरूरत है सब मिलजुल कर जिम्मेदारी से इस संकट का मुकाबला करें। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की बात हो या दवाओं की कालाबाजारी या फर्जी कोविड सर्टिफिकेट की, इस तरह की चीजें कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रही हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा केस और स्थिति बहुत ज्यादा खराब। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संपूर्ण लॉकडाउन की अटकलों के बीच ये अहम खबर है। आज तक सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं होगा, बल्कि सख्त दिशा निर्देशों का ऐलान किया जाएगा। इसके तहत 2 जिलों के बीच आवाजाही रोकी जा सकती है। शहर के अंदर परिवहन को नहीं रोका जाएगा। आवश्यक सेवाओं की लिस्ट बना दी जाएगी, उसे और छोटी कर दी जाएगी। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस समय आवश्यक सेवा के नाम पर छूट मिली हुई है, उन्हें छूट से बाहर कर दिया जाएगा। बाजारों में और ज्यादा प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अब अगर आप महाराष्ट्र में बिना किसी काम के घर से बाहर निकलते हैं तो आप पर जुर्माना भी संभव है। सीधे साहिल जोशी के पास लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता के पास। साहिल, आदित्य ठाकरे से कल आपने बात की, वो इस बात से इनकार करते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना कम है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो असलम शेख हो, नवाब मलिक हो या दूसरे मंत्री, वो लगातार ये कहते हैं कि हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा? क्या संभावना ज्यादा साहिल? क्या संपूर्ण लॉकडाउन या प्रतिबंध ज्यादा? देखिए, कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की, उसमें तमाम मंत्रियों ने यही बात रखने की कोशिश की कि अभी भी महाराष्ट्र में संचारबंदी की घोषणा होने के बाद भी सड़क पर भीड़ दिखाई दे रही है। खास करके मार्केट जहां पर है वहां पर लोग बाहर निकल रहे हैं और बिना किसी कारण के भी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर भीड़ कम तो हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी उतनी तरीके से भीड़ कम नहीं हो पाई है। और दूसरा, महाराष्ट्र में केसेस अभी भी कम नहीं हो पा रहे हैं। तो उनका यह कहना था कि एक पूरा जो 10 दिन का पीरियड है वो पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का होना चाहिए, तभी ये नंबर्स कम हो पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आईसीयू बेड्स की कमी महसूस हो रही है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी खास करके कई जगह पर महसूस हो रही है। इससे बचने के लिए उनका कहना है कि लॉकडाउन यही बेहतर उपाय है। आदित्य ठाकरे भी कल यही कह रहे थे, लेकिन सरकार में कई अधिकारियों का यह मानना है कि पूरा लॉकडाउन ये कोई उपाय नहीं हो सकता। उसके जगह पे हम और रिस्ट्रिक्शंस कड़े कर सकते हैं, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल हम बंद कर सकते हैं ताकि बिना वजह लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाए ना। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी ना किसी सूरत में जारी रहना चाहिए, ताकि अगर लोगों को जरूरत पड़े तो गाड़ी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो किसी अहम चीज के लिए बाहर निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट प्लेसेस पर कर्टेल किया जाएगा। 7 से 11 तक ही अब दुकान खुले रह पाएंगे, ये कल ही उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो क्राउडिंग करने वाली या भीड़ भाड़ वाली मार्केट प्लेसेस है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। ये बात साफ उभर कर सामने आ रही है। तो रात को उद्धव ठाकरे जी ब्रेक द चेन, बोलिए। जो यही ब्रेक द चेन वाली जो थ्योरी है महाराष्ट्र में, यही करना महाराष्ट्र सरकार चाहती है। तो ये संभव कब है? ये संभव ज्यादा प्रतिबंध लगा देने से, जिनका जिक्र बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट अभी आपने बताई, या कंप्लीट लॉकडाउन के बाद? देखिए, आज की स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि पिछली बार लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हुई थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसके वजह से अगर किसी को सचमुच पे जरूरत भी है तब भी उसका बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया था। वो स्थिति सरकार नहीं चाहती कि स्टेट में आए। ये बात पर सरकार के सभी लोग एक ही स्टेज पर है कि नहीं, लॉकडाउन की जरूरत है, स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, ताकि जो आरोग्य सेवाओं पर दबाव आज की तारीख पे पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो सके, और उसके लिए इसकी जरूरत है, ये उनका मानना है। और उसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार के आगे के लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस भी जारी रहेंगे। बहुत धन्यवाद। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो संपूर्ण यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन प्रतिबंध बहुत ज्यादा कड़े होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन से जुड़ी यह अहम खबर है, आईसीएमआर ने दावा किया है कि कोरोना के यूके और ब्राजील के वेरिएंट में भी
कोवैक्सीन प्रभावित है। कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा यहां पर किया गया है, आईसीएमआर ने किया है और यूके ब्राजील वेरिएंट में ये असरदार है, प्रभावी है, यानी कि इसका असर ज्यादा है। कोवैक्सीन को लेकर ये एक बहुत बड़ा दावा आईसीएमआर की तरफ से हुआ है, यानी कि कई सारे वेरिएंट कोरोना के हमें देखने को मिल रहे हैं और जिसकी वजह से लगातार कोरोना खतरनाक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नए नए वेरिएंट्स की वजह से हमें परेशान भी कर रहा है और इस पर काबू पाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। म्यूटेंट जो है वो ज्यादा तंग कर रहा है, जिस तरह से रूप बदलता है। तो अब ये एक बड़ी खबर आई है कि कोवैक्सीन इसमें असरदार है, यानी कि प्रभावी है। अगर आप कोवैक्सीन लगा देते हैं तो ये जो नए नए वेरिएंट्स हैं और जो म्यूटेंट है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, उस पर भी ये प्रभावी होगी। ये एक बहुत ज्यादा राहत देने वाली बात है, खबर है, क्योंकि वैक्सीन लगातार हमारे देश में लग रही हैं। 2 वैक्सीन लग रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही हैं और हमारे देश की वैक्सीन है, देश में बनाई हुई वैक्सीन है। तो उसका ये अब एक बड़ा जो ऐलान हुआ है या एक बड़ी बात जो आई है आईसीएमआर की तरफ से, वो ये दावा काफी राहत देने वाला है, यानी कि यूके ब्राजील के वेरिएंट्स में भी ये असरदार है। बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में भी कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली में ये हम कह सकते हैं कि कोरोना विस्फोटक होने लगा है। पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव दिल्ली में मिले हैं। संक्रमण दर भी बढ़ गई है, ये 32% से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। राजधानी में कैसा चल रहा है लॉकडाउन, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण प्रशासन ने दिल्ली में 26/4/2021 तक कर्फ्यू लगा दिया। इसलिए आपसे अनुरोध है। इन तस्वीरों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है। 6 दिन के लॉकडाउन का आज दूसरा ही दिन है और सुबह सुबह दरियागंज में सब्जी खरीदने लोग उमड़ पड़े। लेकिन लोगों की हेकड़ी देखिए, खुद मुंह पर मास्क नहीं टिक रहा और रोना सरकार का रो रहे हैं। हम देख रहे गवर्नमेंट भी लोगों को सही से रूल फॉलो नहीं करवा पा रही है, लोग भी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट की नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे। अब बस यही है कि जो जरूरी चीजें हैं वो तो लेने लोग निकलेंगे ही बाहर। अब गवर्नमेंट को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को हर चीज प्रोवाइड करानी चाहिए। ये दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी की तस्वीर है। यहाँ से दक्षिण दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में सब्जी की सप्लाई होती है। लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है। मंडी में आम दिनों के मुकाबले लोग कम हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर देखिए। लोगों से भरा रहने वाला पूरा बाजार बंद है। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। यही हाल दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का है, जहां लॉकडाउन की वजह से सड़कें तकरीबन सूनी हैं। पुलिस के जवान सड़कों पर सख्त चेकिंग कर रहे हैं और लोगों की आवाजाही कम है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले चौथे में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट इस समय 30% हो चुका है, यानी अगर 3 लोग कोविड का टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उनमें से एक इस समय पॉजिटिव आ रहा है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर स्थिति ऐसे ही बरकरार रही तो अभी तो लॉकडाउन का दूसरा ही दिन आया है, लॉकडाउन आगे बढ़ाया भी जा सकता है। वक्त की मांग है कि लोग बेवजह घर से ना निकलें, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने कल तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में दिल्ली में 28,395 नए केस आए, जबकि 277 लोगों की मौत हुई। एक दिन में दिल्ली में ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना की दर 32.82% पहुंच चुकी है। 18 जून 2020 के बाद से ये सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। तब 32.97% थी संक्रमण दर। कोरोना के बढ़ते केस से लोग खौफ में आ रहे हैं। टेस्टिंग सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। हम इस वक्त है बुराड़ी के अस्पताल पे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई 100 लोग लाइनों में खड़े हैं। ये टेस्टिंग के लिए लाइन लगी हुई है। जो सब अपना, जिनके थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं या किसी को एक्सपोज हुए हैं, वो सब यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर भी नहीं हो रहा है, जबकि ये लोग टेस्टिंग के लिए आए हैं। दिल्ली में बिगड़ते हालात के बीच राजधानी की जनता अपने नुमाइंदों को ढूंढ रही है। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल कमेंट्री में व्यस्त बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की खासी आलोचना हो रही थी। गंभीर ने कल अपने संसदीय क्षेत्र के मधु विहार इलाके स्थित अहिंसा धाम अस्पताल बनाए जा रहे कोविड सेंटर का जायजा लिया। अहिंसा धाम अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 125 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। बाद में आज तक से बातचीत में गंभीर ने दिल्ली की स्थिति पर
केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं लगाता, ठीक है, और जितना काम हमने अपने क्षेत्र में किया है ना पिछले 2 साल में, उसका मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दे दूंगा। गाजीपुर लैंडफिल, वो सारे काम बाद में, क्योंकि अभी महामारी है। महामारी में भी 1 साल पहले 60 बेड का कोविड सेंटर खोला था हमने अपने ही पैसे से, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हर तरीके की सुविधाएं थी। दिल्ली कोरोना के सबसे बड़े तूफान में घिरी है, लेकिन साफ दिख रहा है कि राजनीतिक तौर पर एकजुट होकर इसका मुकाबला नहीं हो रहा। जरूरी है कोरोना पर एक मुश्त चोट की। अनीसा माथुर और पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारों से कहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं वो अप्रवासी मजदूर होते हैं, जो बेरोजगार होने से तेजी से दिल्ली से अपने घरों की तरफ निकलते हैं और इसके साथ साथ गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1 साल में हमारे देश में गरीबों की संख्या दोगुनी हो गई है। अप्रवासी मजदूर राज्यों में लगे लॉकडाउन के कारण संक्रमण के खतरे के बीच सफर कर रहे हैं, भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ये वो चेहरे, ये वो हिंदुस्तानी है जो लॉकडाउन में भटक रहे हैं, गरीब होने का खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि साल भर में दूसरी बार दर बदर हो रहे ये लोग वो आम हिंदुस्तानी हैं जो महानगरों में दूसरों का घर तो बनाते हैं, लेकिन उनका कोई आशियाना नहीं है। इसलिए जब भी लॉकडाउन लगता है तो सबसे पहले ये लोग बेघर होते हैं। प्रवासी मजदूरों का ये संकट देशव्यापी है। विडंबना ये है कि एक तरफ कोरोना के नाम पर पाबंदियां ला दी जा रही हैं, लॉकडाउन की वजह से गरीब के सामने 2 जून की रोटी का संकट पैदा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन मजदूरों को कोरोना संक्रमण के खतरे की खाई में फेंका जा रहा है। ये गुजरात के वापी की तस्वीर है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम का नियम हवा हो चुका है। हर तरफ लोग हैं जो तमाम दुश्वारियों के बावजूद चुपचाप ये अमानवीय सफर करने को मजबूर है। लेकिन ये हड़बड़ी तो दिल्ली में भी है, जहां लॉकडाउन का ऐलान होते ही आनंद विहार में मजदूर सामान और परिवार के साथ पहुंचने लगे और देखते ही देखते हजारों लोग बस स्टैंड पर इकट्ठा हो गए, जबकि वो जानते हैं कि ऐसा करके वो कोरोना के करीब जा रहे हैं। अगर आप अभी सोचो, इतने भीड़ में अगर आप लोग बैठ के जाएंगे, कहीं आपके वो गांव पे पहुंचने के बाद किसी को हो गया कोरोना, डर नहीं लग रहा है? ये डर तो दिल में रहता ही है। पहले गांव वाले, बाद में पहले अपने बीवी बच्चे हैं, पहले वो हैं, तो डर तो रहता ही है दिल में, है क्या नहीं? और कोरोना से ज्यादा इस वक्त भूख का डर हो। जी 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 जी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आनंद विहार पे हूँ। आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों का सामान, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने सर पे, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रोजमर्रा की अपनी नौकरी, अपनी कमाई का जरिया ढूंढने के लिए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। दिल्ली में एक बार फिर पिछले साल की तस्वीरें दोहराई जा रही हैं। हजारों की तादाद में मजदूर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर इकट्ठा हो रहे हैं, जहां न 2 गज की दूरी और न ही मास्क का बंधन है। हर किसी का मकसद उस बस और ट्रेन तक पहुंचना है जो बेदिली के इस माहौल से उन्हें बहुत दूर ले जाए। लगातार यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हैं कि बसें जो चल रही हैं उसके लिए और अपने घरों को जाने के लिए लोग निकल करके आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में बसें भी कई सारी खड़ी हैं। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली में हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर आनंद विहार पहुंच गए थे। अचानक इतनी भीड़ आने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोगों के हिसाब से बस नहीं थी, कई लोग तो पैदल ही घर को निकल गए थे। लेकिन इस बार गनीमत ये है कि बस और ट्रेन चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर प्रवासी मजदूरों से घर लौटने का इरादा छोड़ने को भी कहा।
पूरा ख्याल रखने का वादा भी किया। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है, दिल्ली में रही। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस अपील के बावजूद लोग क्यों वापस घर लौट रहे हैं, ये सवाल कुमार कोणाल ने आनंद विहार आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों से पूछा। पहले 2 दिन का लगाया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते का लगाया, क्या पता और बढ़ा दे तो, विश्वास तो है नहीं। काम धंधा चल नहीं रहा है, खाने पीने की, लेकिन रिस्क भी तो है, इतने भीड़ में जाएंगे बस में। अरे फिर क्या कर सकते हैं भाई, पेट का जरूरी नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। कहाँ चल रही है? भैया गांव जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से जाएगा आदमी, यहाँ पर क्या करेगा। पिछले साल तो बुरे हाल हो गए थे, अब ना तो वैसे भी लोगों को पहले ही जब पता चल गया तो जाएंगे। लोग बाग के पहले से हो जाता है कि आगे और 15 दिन की लॉकडाउन लगेगा, अभी 8 दिन की लगी है, तो इस वजह से लोग प्लान कर रहे हैं कि अपना अपना घर चले। यहाँ रह के क्या करेंगे, नौकरी है नहीं, कहाँ खाएंगे, क्या पिएगा। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि इस बार 7 दिन का ही रहेगा, डरिए नहीं, रहिए यहाँ। केजरीवाल जी तो पिछली बार भी कह रहे थे हम 4 लाख आदमियों को खाना खिला रहे थे। ये बताइए काय को प्लान किया था सबने, और हम क्यों जा रहे हैं? हम कोई पागल। अभी केजरीवाल जी आए, कहा सीएम साहब ने कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, आप मत जाइए। हमें उनकी बात पर विश्वास ही नहीं है। गारंटी थोड़ी अभी 1 हफ्ते का लगा दिया, फिर बोल देंगे 15 दिन का लगा देंगे, फिर 1 महीने का लगा देंगे, 2 महीने का इंतजाम कुछ नहीं है। पिछली बार भी फ्लॉप थे सब, ना खाने को क्या मिला था। स्कूल में गए चावल ऐसे मिल रहे थे कि कुत्ता नहीं खाएगा उनको। गरीब वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2 आदमियों का खाना मांगते तो 1 आदमियों का मिलता था, वो भी 8 दिन बाद। मकान मालिक पैसे मांगता है, कहाँ से देंगे हम उसको जब हमारी नहीं जॉब रहे, कहाँ से देंगे। महामारी ने प्रवासी मजदूरों से नौकरी नहीं छीनी, उनकी बचत भी खत्म कर दी। गाँव में काम मिला नहीं और लोग हालात बेहतर होने के इंतजार में गरीब होते चले गए। खर्चा कम करने के लिए किसी ने बच्चों को स्कूल से निकाला तो कोई कर्ज में डूब गया। कुछ महीने पहले वो दोबारा भी लौटे, लेकिन दिल्ली के ताजा लॉकडाउन ने उनकी आर्थिक हालत को और भी पतला कर दिया। अब ये 6 दिन का लॉकडाउन हो गया, फिर आगे बढ़ा देंगे तो फिर क्या करेंगे। अगली बार 7 दिन का लगाया था, फिर 21 दिन के लिए लगा दिया, तो ऐसे धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा। तो बैठे खाएंगे कमाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे बताओ। ज्यादा सैलरी है नहीं मेरी, 9,500 रुपए थी उसकी सैलरी, क्या रूम को देता, क्या राशन के देता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं तस्वीरें सड़कों पर, बसों में किस तरीके से तमाम जो मजदूर हैं वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं दिल्ली छोड़ करके। कुमार कोणाल और तंसीम हैदर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। पूरा देश इस वक्त कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, कराह रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। दवाइयों के साथ साथ संजीवनी का काम करने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। लखनऊ में लोग अपनों की जान बचाने के लिए खुद ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। कुमार अभिषेक की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए कितना हाहाकार है, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। हम इस वक्त तालकटोरा के आयुध जो ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म है उसके बाहर खड़े हैं, और ये जो तमाम आप लाइनें देख रहे हैं ये सब ऐसे लोगों की है जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जिनके मरीज घरों में हैं या फिर ऐसे अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। हम आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं और लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। सबको इस वक्त ऑक्सीजन चाहिए। आप ये पूरा का पूरा रास्ता देख लीजिए, सब कुछ एक तरीके से पैक है और हम आपको दिखाएं किस तरीके से लोग बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस वक्त खड़े हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हैं, ये बताइए। आप लोग कहाँ से? सर हम डालीगंज से आ रहे हैं। अपने लिए या किसी के लिए? भाई के लिए। मेरे भाई की तबीयत नहीं सही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जो है ऑक्सीजन कह रहे हैं लगाओगे तभी एडमिट लेंगे। तो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं है, आप खुद से इंतजाम? जी हाँ, अपना खुद से इंतजाम कर रहे हैं। साफ मना कर दे रहे हैं, मेरे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, आप मरीज ले जाइए, बाकी अपना ऑक्सीजन आपको खुद लाना है। हम लोग पूरी रात लखनऊ पर घूम घूम कर ऑक्सीजन बटोरे रह रहे हैं। एक मरीज को पर डे 10 ऑक्सीजन लग रहा है। हॉस्पिटल वाले कोई भी ऑक्सीजन देने साफ मना कर दे रहे हैं कि अपना मरीज ले जाइए, मेरे मान के नहीं है। वक्त लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले उन तक पहुंचे हैं और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं।
सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है। हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उसने। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ वो, किसको मिल गई जाके? किसी भी आप गैस एजेंसी पे चले जाओ ऑक्सीजन लेने के लिए, कहीं नहीं मिल रही है गैस। लोग सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं सर, और ये ऑक्सीजन को हम घर में जाके बेच नहीं लेंगे या कुछ इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, पेशेंट के लिए चाहिए जो मर रहा है, मरीज मरेगा, ऑक्सीजन से आदमी मर रहा है वो। हम और भी दिखाते हैं, ये लोगों की परेशानी है। 24 घंटे से लोग खड़े हैं, कुछ इस तरीके से लोग अपने घरों से लेकर निकले हैं, लोगों को मिल नहीं रहा। आप लोग को मिला कि नहीं मिला? सवेरे 6 बजे से लाइन में खड़े हैं सर, नहीं मिला भाई, 3 बजे से। बेटी हमारी है अवतार हॉस्पिटल में एडमिट, वो ऑक्सीजन पे चल रही है, उसका लेवल घटता चला जा रहा है। कोविड की जांच के लिए गए हैं, तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, अब कह दिया गया सिलेंडर यहाँ नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा बचेगा। कोरोना में जो ऑक्सीजन संजीवनी का काम करती है, आज पूरे देश में उसी की किल्लत है। दिल्ली के अस्पतालों ने आपात स्थिति का अल्टीमेटम दे दिया है, वहीं यूपी के अस्पतालों ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाथ खड़े कर दिए। शहर शहर कोरोना का कहर अब और खौफनाक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमण में सांसों को चलाए रखने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, कानपुर, प्रयागराज समेत तमाम शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीजों से कहा जा रहा है कि अगर उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन है अस्पताल में? नहीं, वो मना कर रहे, डॉक्टर ही मना कर रहे, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम क्या, स्ट्रेचर पे ही लेटा रखे हैं। एक ऑक्सीजन से अभी मैं देख कर आई हूँ 3 लोग, डॉक्टर कह रहे देखो, खुद देखो, 3 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं एक सिलेंडर से। बहुत बुरा हाल है। जीटीबी अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन लेकर आए टैंकर से थोड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर उन्हें कुछ घंटों में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे पास अगले 6-7 घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए समझो, ज्यादा फिर एक्चुअली क्या होगा कि 4-5 घंटे, 4 घंटे बाद प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, हमें वेंटिलेटर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैनुअल करना पड़ता है, या सिलेंडर से वो पूरा नहीं पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। पर 5-6 घंटे बाद ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 5000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मेरी गाड़ी में, अगर ऑक्सीजन बच्चा आप ले जाएंगे, सिलेंडर का इंतजाम तो मैं कहाँ से करूँ? जब कहीं मिल रहा हो बताइए। मैंने हॉस्पिटल में है ना, आप लोगों के पास गवर्नमेंट मुझे हमसे क्या मतलब? पैसा खर्चा। मरीज बेबस हैं और डॉक्टर लाचार। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत मासूमों की जान पर बनाई है। प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती बच्चों को हटाया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। वहीं माँ बाप एम्बुलेंस ड्राइवर से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके बच्चे को घर या दूसरे अस्पताल तक छोड़ दे। एम्बुलेंस ड्राइवर बिना ऑक्सीजन बच्चे को ले जाने को तैयार नहीं है। सर गाड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाए हम? शहर के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कहीं भी जाते हैं लाइफ केयर हर जगह भटक चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सभी एम्बुलेंस में पूरे शहर का यही हाल है, किसी एम्बुलेंस वाले के पास ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएंगे? प्रयागराज में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी भीड़ है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल तो रहा है, लेकिन बार बार बिजली कटने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। कानपुर से रंजय सिंह, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने करीब 3 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में महज कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है। कैसे खत्म होगा ऑक्सीजन का आपातकाल और कैसे बचेगी लोगों की जान? ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। मेरे सामने मरे ऑक्सीजन कितना अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। ये दिल्ली के हालात हैं जहां मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, मगर सब बेहाल हैं क्योंकि टूटती सांसों को थामने वाली ऑक्सीजन की जानलेवा किल्लत है। पटना में भी हालात ऐसे ही हैं कि मरीज ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं। अब संख्या ज्यादा हो गया है और ऑक्सीजन की डिमांड सभी जगह हो गई है। सारे छोटे हॉस्पिटल में भी कोविड के पेशेंट हो गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड स्वाभाविक है कि 4 गुना 10 गुना हो गया है और उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। लखनऊ की हालत ऐसी है कि अपनों की जान बचानी है तो ऑक्सीजन का इंतजाम खुद ही करना होगा। उसके लिए भी इंतजार इतना लंबा है कि मरीज की सांसें इस इंतजार में न जाने कब साथ छोड़ जाएं। भैया भी आए हैं, देखिए लाइन में खड़े, कोई पूछ नहीं रहा है कि अंदर जाना चाहिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों के हालात गंभीर हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज दम तोड़ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में भरोसा दिया जिसकी मियाद तय नहीं है। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए इस भरोसे का असर जमीन पर कब तक दिखेगा ये साफ नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में महज कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं और केंद्र सरकार इन हालातों में राज्य सरकारों को कितनी मदद कर रही है। ऐसे में विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? का स्कोर करने के बजाय भरोसे की डोर मजबूत करने में अपना थोड़ा बहुत योगदान अगर दे सकते हैं तो उन्हें संकट के समय जो है वो संकट के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। सियासी व्यवधान का किस्सा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन हालातों से निपटना केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ में अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट और सीएमओ की चिट्ठी जरूरी है, लेकिन ये नियम उन गंभीर मरीजों की जान पर बनाया है जिन्हें कोरोना नहीं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत है। लखनऊ से संवाददाता संतोष शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी व्यवस्था होती है कि लोगों को सहूलियत हो, खासकर मुसीबत के वक्त उनको जल्द से जल्द अस्पताल, एम्बुलेंस मुहैया हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में और खासकर राजधानी लखनऊ में जो भयावह हालात हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के सामने आ रही है वो सीएमओ के उस पत्र की है जिसके बिना कोई भी निजी अस्पताल उनके मरीज को लेने को तैयार नहीं है। ये कोविड कंट्रोल रूम है, बाकायदा वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जो रिपोर्ट्स हैं वो भेज दें और उसके बाद वो हो जाएगा। ये व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन असलियत ये है कि लोग घर वालों परेशान हैं
ये महिला आई हुई है रायबरेली से, शायद इनका मरीज है, ये वहाँ से आए हुए हैं, ये इन्हीं से